जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। दिल्ली कार ब्लास्ट वाले मामले पर कुछ और बड़े खुलासे। जैश की थी दिल्ली के साथ साथ और भी कई सारी जगहों पर सीरियल ब्लास्ट करवाने की योजना। भारतीय सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रहा अमेरिकन एयरक्राफ्ट ने मारा यू टर्न। इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाया और एलएसी के पास न्यूमा एयरबेस फुली ऑपरेशनल। आज बुधवार को दिल्ली पुलिस ने एक लाल कलर की फोर्ड इको स्पोर्ट कार को लेकर अलर्ट जारी किया है और कहा जा रहा है कि ये जो कार है तो इसका मालिक भी वही डॉक्टर उमर था जो कि उस Hyundai i20 कार को ड्राइव कर रहा था जो कि ब्लास्ट हुई थी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ सभी पुलिस स्टेशंस को इस व्हीकल की तलाश के लिए अलर्ट किया है और इस रेड इको स्पोर्ट कार का नंबर है DL10CK0458 जो कि राजौरी गार्डन RTO में रजिस्टर्ड थी। बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक मैसिव हंट के बाद इस लाल कलर की इको स्पोर्ट को रिकवर कर लिया गया है। अब बाकी इस कार में कुछ मिला है या नहीं मिला है और दिल्ली कार ब्लास्ट वाले मामले पर कितना डीपली इन्वॉल्व है तो इस पर अभी डिटेल्स नहीं आई हैं, पर अगर इस पर कोई अपडेट्स आते हैं तो हमारे अगले डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको कल तक का इंतजार नहीं है तो आप क्विक अपडेट्स के लिए हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को उन सभी व्हीकल्स की डिटेल्स को शेयर करने के लिए कहा है जो कि पिछले कुछ महीनों में ट्रांसफर हुई हैं। और वहीं जो गुरुग्राम पुलिस है तो उसने हाउसिंग सोसाइटीज़, हाउस ओनर्स और पीजी एकोमोडेशंस को इस बात के निर्देश दिए कि उनके वहां रहने वाले उन लोगों की डिटेल्स सबमिट की जाए जो या तो जम्मू कश्मीर से हैं या विदेशी नागरिक हैं। और ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये जो ऑर्डर्स हैं ये न्यू ईयर और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से पहले एक सिक्योरिटी वेरिफिकेशन ड्राइव के हिस्से के तौर पर है और इस ऑर्डर को आज 12 नवंबर को ही जारी किया गया है और ये प्योरली सिक्योरिटी पर्पस के लिए है और एक रूटीन चेक है। भूटान से वापस आने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कार ब्लास्ट के विक्टिम्स को हॉस्पिटल में विजिट किया था और फिर उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की मीटिंग कंडक्ट की गई है। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि CCS की मीटिंग विशेष रूप से केवल तभी होती है जब भारत किसी मेजर सिक्योरिटी इश्यू को फेस करता है और संभावित रूप से इसी मीटिंग के दौरान भारत के आगे के महत्वपूर्ण एक्शंस को भी डिस्कस किया जाएगा। वहीं इसके अलावा जो दिल्ली कार ब्लास्ट वाला मामला है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पर फिलहाल ऑफिशियल लेवल पर तो कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है, लेकिन भारत के जितने भी टॉप मीडिया हाउसेस हैं तो उन सभी ने इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से इस बात का खुलासा जरूर किया है जो कि इनिशियल असेसमेंट के बाद का है और जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली रेड फोर्ट के पास जो ब्लास्ट हुआ है तो वो किसी इरादे से नहीं बल्कि डर में आने के कारण हुआ था। और इसलिए यह भी कहा गया कि इस बात का संदेह है कि जो ब्लास्ट में IED इस्तेमाल हुआ था वो इनकम्प्लीट था और पूरी तरह से असेंबल भी नहीं था जिस वजह से उसका इम्पैक्ट लिमिटेड हुआ। इसके अलावा ब्लास्ट साइट पर प्रोजेक्टाइल्स की कमी और किसी भी क्रिएटर का ना बनना यह दर्शाता है कि डिवाइस को मैक्सिमम डैमेज के लिए कॉन्फ़िगर नहीं किया गया था। और पूरे देश भर में सतर्कता और विशेष रूप से दिल्ली NCR और फरीदाबाद में जो कड़ी सुरक्षा कार्रवाई की गई तो उन सभी कार्रवाइयों के चलते ही जो सस्पेक्ट्स हैं तो उनको पकड़े जाने का डर था और इसी डर की वजह से जल्दबाजी में उन्होंने संभावित रूप से एक्सप्लोजिव्स को डिस्पोज करने या कहीं और शिफ्ट करने का प्रयास किया और इसी प्रयास के दौरान जो वो डिवाइस था वो एक्सीडेंटली डेटोनेट हो गया। यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स में इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले से ये कहा गया है कि ये कोई सुसाइड मिशन नहीं था बल्कि एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन था। और मीडिया रिपोर्ट में ऑफिशियल के हवाले से ये भी क्लेम किया गया कि जो IED है वो फुली ऑपरेशनल होने से काफ़ी दूर था जिस वजह से इसका जो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल था वो कम हो गया था। हालांकि फिर भी हमने अपने लोगों को खोया है, लेकिन ये भी क्लेम किया गया है कि भारत की एजेंसीज के अलर्टनेस के चलते ही एक बहुत बड़े हमले को टाला गया है और अगर ऐसा नहीं होता तो जो नुकसान हमें अभी हुआ है तो उसकी इंटेंसिटी और भी ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि ये सारे दावे मीडिया रिपोर्ट्स में इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से किए गए और ऑफिशियल लेवल पर अभी इस पर कोई भी स्टेटमेंट आना बाकी है। बाकी जैसे कि इस दिल्ली कार ब्लास्ट में जो सस्पेक्ट्स हैं तो उनका लिंक फरीदाबाद के उसी टेरर मॉड्यूल से है जिसे इस ब्लास्ट से कुछ ही घंटों पहले डिसमेंटल किया गया था और जिसके तहत 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी जिनमें 3 डॉक्टर्स भी थे। और चूंकि उन डॉक्टर्स का लिंक था अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ तो इन्वेस्टिगेशन के तहत इस यूनिवर्सिटी की जांच भी की जा रही है और ये यूनिवर्सिटी इस पूरी जांच के सेंटर में है। हालांकि इस यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी है जिसमें उन्होंने उन तीनों डॉक्टर्स से दूरी बनाई है जो कि इस पूरे वाइट कॉलर वाले टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए और उनका ये कहना है कि जो व्यक्ति पकड़े गए तो उनके साथ यूनिवर्सिटी में आधिकारिक क्षमता में काम करने के अलावा कोई और संबंध नहीं है और यूनिवर्सिटी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ फुली कॉपरेट करने के लिए तैयार है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए इस मामले की जांच अच्छी तरह से हो पाए। और जबकि इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर NDTV की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने कुछ खास डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इस बात का खुलासा किया है कि इस यूनिवर्सिटी में एक ऐसा प्रोफेसर भी एम्प्लॉयड है जिसे पहले जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने
आतंकी संगठनों के साथ लिंक होने के आरोप के चलते डिसमिस किया था। और उसका नाम है डॉक्टर निसार उल हसन, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर है और इसे 2023 में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा डिसमिस किया गया है। और एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डिसमिस किए जाने के बाद डॉक्टर निसार को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में रिक्रूट किया गया। बाकी एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जो डॉक्टर निसार है तो वो फिलहाल अभी अनट्रेसेबल है। और मीडिया रिपोर्ट्स में इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले से इस बात का भी खुलासा किया है कि आतंकियों की जो असली योजना थी तो वो थी दिल्ली में कोऑर्डिनेटेड मैनर में हमलों को अंजाम देना, बिल्कुल 26/11 मुंबई हमले की तरह। और इस पूरी साजिश में मुख्य रूप से पाकिस्तान बेस्ड सुअरों का संगठन जैश के लिंक ही दिख रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल दिल्ली में उनके मल्टीपल टारगेट्स थे, जिनमें रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर टेम्पल तो ये मुख्य रूप से शामिल है। और इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी मानना है कि करीब 200 से ज़्यादा आईईडीज़ को तैयार किया जा रहा था, न केवल दिल्ली के लिए बल्कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए भी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन संगठनों का मेन ऑब्जेक्टिव था कि रिलीजियस साइट्स और पब्लिक स्पेसेस पर हमला करके भारत के अंदर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल भर के डिले के बाद इस वर्ष जुलाई के महीने में भारतीय सेना को अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच रिसीव हुआ था, जिसमें 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर्स थे और बाकी के बचे हुए 3 हेलीकॉप्टर्स यानी कि दूसरा बैच इसी वर्ष नवंबर के महीने तक भारतीय सेना को डिलीवर किया जाना था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक इंटरेस्टिंग सा अपडेट ये देखने को मिला है कि भारतीय सेना के लिए जो बचे हुए 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं तो वो भारत के लिए रवाना तो हुए थे, लेकिन फिर बीच में ही यू टर्न मार के वापस चले गए। और एक कीवा स्पॉटर नाम का एक्स हैंडल है जो कि सक्रिय रूप से एयरप्लेन्स को ट्रैक करता है, तो उन्होंने ही इस गतिविधि को स्पॉट किया था, जिसमें उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से कुछ पिक्चर्स शेयर करी कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स को एंडोनॉव के AN-124 में लोड किया जा रहा है। और अगर आप हेलीकॉप्टर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भारत के लिए है। और जो एंटोनॉव का AN-124 एयरक्राफ्ट है तो वो भारतीय सेना के 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ 1 नवंबर को यूएस से रवाना हुआ था और फिर जिसके बाद ये बीच में लेओवर के लिए इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट में लैंड हुआ। और 8 नवंबर तक इंग्लैंड के इसी एयरपोर्ट पर ग्राउंडेड रहने के बाद ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारत आने के बजाय वापस से मेसा गेटवे एयरपोर्ट पर चला गया। और वहाँ पहुँचने के बाद एयरक्राफ्ट से अपाचे हेलीकॉप्टर्स अनलोड किए गए और बाद में उन हेलीकॉप्टर से रोटर्स रिमूव की हुई पिक्चर्स भी सामने आई थी। और फिर अमेरिकन एयरपोर्ट पर उन तीनों अपाचे हेलीकॉप्टर्स को वापस से टो कर ले गए। हालांकि ये हेलीकॉप्टर्स भारत क्यों नहीं आए और वापस क्यों चले गए, तो द वॉर जोन के साथ बातचीत में बोइंग के प्रवक्ता की तरफ से ये कहा गया कि कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज़ ने इस शिपमेंट को इंटरप्ट किया है। लेकिन ये लॉजिस्टिकल इश्यूज़ किस तरह के थे जिसके चलते इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर 8 दिनों तक वहाँ रहने के बाद ये एयरक्राफ्ट अपाचे हेलीकॉप्टर्स को वापस लेकर आ गया, तो इसके बारे में कुछ भी एलिब्रेट नहीं किया गया। और बाकी जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी साल भर के डिले के बाद डिलीवर होना शुरू हुए थे, तो अब इनमें एक बार फिर से नया तरह का लॉजिस्टिकल इशू देखने को मिला है। और फिलहाल अभी ये कंफर्म नहीं है कि इनकी डिलीवरी दोबारा से कब रीशेड्यूल की जाएगी, ये हेलीकॉप्टर्स कब तक भारत को मिलेंगे, और ना ही इस पर भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई भी कमेंट देखने को मिला है। त्रिशूल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर सदर्न कमांड के अंडर भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने मरुज्वाला नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी, जिसमें कोऑर्डिनेटेड मैनर में एयरबॉर्न एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है और वो भी सुदर्शन चक्र कोर के सपोर्ट के साथ। और इस दौरान मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स एयरबॉर्न ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने और प्लान करने पर फोकस किया गया है। और इस एक्सरसाइज में मुख्य रूप से TTP को वैलिडेट किया गया है। और भारत के TTP का मतलब है टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स। कहने का मतलब यह है कि न्यू जनरेशन के इक्विपमेंट और स्वदेशी तौर पर बनाए गए ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके भारत ने इस एक्सरसाइज में इनोवेटिव टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को वैलिडेट किया है। और इसमें सभी आर्म्स ने कॉम्बैट मनोवर्स परफॉर्म किए थे, जिसमें मैकेनाइज, इन्फेंट्री, एविएशन एसेट्स, इन सभी एलिमेंट्स ने डेजर्ट सेक्टर में रियलिस्टिक कॉम्बैट कंडीशन में पार्टिसिपेट किया। और इसी एक्सरसाइज में भारत की रुद्र ब्रिगेड, अश्नी फायर प्लेटून, तो इन सभी को भी वैलिडेट किया गया है। और मरुज्वाला के बाद फिर भारत ने इसी त्रिशूल एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर एक और एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी, जिसका नाम था अखंड प्रहार, और ये राजस्थान के जैसलमेर में कंडक्ट की गई थी। और इसमें भी मल्टी डोमेन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को डेमोस्ट्रेट किया गया। और जो न्यूली फॉर्म्ड रुद्र ब्रिगेड है तो उसको वैलिडेट करने के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन की बैटलफील्ड टेक्नोलॉजीज़ तो इनको टेस्ट किया गया। और हाँ, इसी अखंड प्रहार में भारत की जो नई भैरव कमांडो बटालियन है तो उन्होंने भी अपनी कुछ कमाल की कैपेबिलिटीज़ डेमोस्ट्रेट करी थी। इसके अलावा जैसे कि पहले के अपडेट में हमने आपको बताया था कि इसी महीने जो भारतीय वायुसेना है वो US एयरफोर्स के साथ एक बाईलेटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी। और इस एक्सरसाइज में जो US का बॉम्बर है B-1B तो वो मुख्य रूप से शामिल होगा। तो भारतीय वायुसेना की तरफ से इस एक्सरसाइज को लेकर ऑफिशियल अपडेट दिया गया,
जिसके मुताबिक ये जो बाईलेटरल एक्सरसाइज है इसे 10 नवंबर से शुरू किया गया था, जो कि कल 13 नवंबर तक जारी रहेगी और इसमें यूएस एयरफोर्स के B-1B लैंसर बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है। बाकी भारत का वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, नॉर्दर्न सेक्टर, इन सभी जगहों पर एक साथ अलग अलग एक्सरसाइज ऑलरेडी चल रही है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में जो भारतीय वायुसेना का रणनीतिक रूप से बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण न्योमा एयरबेस है, तो अब वो ऑपरेशनल है और फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन सभी के ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। और LAC के पास की इसकी जो नज़दीकी है तो वो इस बेस को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। और BRO द्वारा यहाँ पे प्रॉपर रनवे बनाया गया था और इस वर्ष अक्टूबर तक इस एयरबेस के बाकी के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी कंप्लीट करने का टास्क दिया गया था। और अब ये बेस एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने और रिकवर करने दोनों के लिए कैपेबल है और इसके अलावा यहाँ पे माइनर मेंटेनेंस जॉब्स भी कंडक्ट की जा सकती हैं। और द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से कंफर्म किया गया है कि न्योमा एयरक्राफ्ट की लैंडिंग, टेक ऑफ और सस्टेन इन सभी के लिए तैयार है। और सस्टेन से यहाँ पे मतलब है कि इस बेस पर एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के साथ साथ क्रू के रहने के लिए भी पर्याप्त एकोमोडेशन है ताकि वो रडार्स, वेदर स्टेशन और फ्यूलिंग तो इनके ऑपरेशंस को हैंडल कर सके। बाकी न्योमा एयरबेस पर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ऐड करने का कार्य ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने बबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस में गगनयान मिशन के लिए मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। और ये टेस्ट 3 नवंबर को कंडक्ट किया गया था, जिसमें गगनयान मिशन के लिए बनाए गए मेन पैराशूट्स को वैलिडेट किया गया और वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस के तहत। और गगनयान का जो क्रू मॉड्यूल है तो उसके पैराशूट सिस्टम में 4 अलग अलग टाइप्स के टोटल 10 पैराशूट्स हैं। और इस सफल टेस्ट गगनयान मिशन के लिए पैराशूट सिस्टम्स को क्वालिफाई करने की तरफ उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। बाकी एक और अपडेट है कि 12 नवंबर से 17 नवंबर तक भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी यूएस की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और उनका उद्देश्य होगा भारतीय नौसेना और यूएस नेवी के बीच मैरीटाइम पार्टनरशिप को और मजबूत करना। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1994 में 10 असम राइफल्स के नायक डी निघुनी माओ वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि लद्दाख में भारतीय वायुसेना के टोटल कितने बेस हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।